गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कस्तूरी देवी महाविद्यालय चाकसू की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर बीएससी एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक की स्टडी करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए या स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नई वीडियो जो अपलोड होंगी उसके नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, जेनेटिक मटेरियल या डीएनए के स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो हम स्कूल लेवल पर इस टॉपिक को बहुत अच्छे से और बहुत डीपली पढ़ चुके होते हैं, बट फिर भी एक बार हम उसको रिकॉल करते हैं कि ये होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, इन जो दोनों मटेरियल हैं, जैसे कि आरएनए है, जैसे कि डीएनए है, ये दोनों के दोनों मटेरियल जेनेटिक मटेरियल मतलब आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करते हैं। और आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? जो एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफ़र होता है। इसी आनुवंशिक पदार्थ को हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। ये हमें याद रखना है। तो सबसे पहले पॉइंट पूछा जाता है कि न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी किसने की, क्योंकि ये थोड़ा हिस्टोरिकल पार्ट है और कभी कभार जो क्वेश्चंस हैं वो हिस्टोरिकल पार्ट से भी पूछ लिए जाते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड की जो डिस्कवरी है वो मिस्चर, एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का नाम है। इस मिस्चर ने मवाद कोशिकाओं के केंद्रक में इसकी जो है खोज की थी। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बहुत बार इसको क्वेश्चन में पूछा गया है कि न्यूक्लिक एसिड की सबसे पहले जो खोज है वो किसने की थी? मिस्चर ने की थी। किसमें? मवाद कोशिकाओं के केंद्रक के अंदर। लेकिन इसने इसको नाम क्या दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया था इसने। तो ये हमें याद रखना है कि मिस्चर ने सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी उसको नाम इसने क्या दिया था? न्यूक्लिन। लेकिन बाद में एक नए साइंटिस्ट आए जिसका नाम था अल्टमान, और अल्टमान ने इसको क्या बोल दिया? न्यूक्लिक एसिड बोला है। तो ये भी हमें याद रखना है कि अल्टमान जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको क्या नाम दिया है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की अगर बात की जाती है तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। ये हमें याद रखना है। और इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर न्यूक्लियोटाइड का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। तो इस वीडियो को आप इत्मीनान से देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स कंटिन्यूटी का होना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम कंटिन्यूटी से वीडियो को नहीं देखेंगे, धीरे से अगर वीडियो को नहीं समझेंगे, तो कभी कभार जो टॉपिक है वो मिस हो जाते हैं। देन हमारे फिर वो जो लिंक है वो मिस हो जाएगा, तो हमारा जो समझने का जो तरीका है वो छूट जाता है, अधूरा रह जाता है। तो मैंने क्या कहा कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो किससे मिलके बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। और इसी न्यूक्लियोटाइड का पूरी की पूरी वीडियो में सबसे बड़ा योगदान है। अब हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड की अगर बात की जाती है तो न्यूक्लियोटाइड एक ऐसी मॉलिक्यूलर संरचना होती है जो कि नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट से मिलके बनी होती है। अब नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं, पेंटोज शुगर क्या होती है एंड फॉस्फेट क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस वीडियो में। अभी आप केवल इतना सा याद रखें कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो किससे मिलके बनेगा? नाइट्रोजन बेस से, पेंटोज शुगर से एंड फॉस्फेट ग्रुप से मिलके बना होता है। इसी के साथ एक नया पॉइंट आता है, दैट इज़ द न्यूक्लियोसाइड। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोसाइड की अगर बात की जाती है तो न्यूक्लियोसाइड जो है वो नाइट्रोजन बेस से एंड पेंटोज शुगर से मिलकर बना होता है। यानी कि अगर हम एक लाइन अगर और बोले तो न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होगा? तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर न्यूक्लियोसाइड तो होता ही होता है, प्लस एक नया समूह आ जाता है जिसका नाम है फॉस्फेट समूह। तो यानी कि न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट समूह से मिलकर बना होता है। तो हम देखते हैं कि नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं, उसके बारे में भी हम इसमें देखेंगे। नाइट्रोजन बेस की अगर बात की जाती है
तो नाइट्रोजन बेस स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा इसको आराम से समझिएगा आप। नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के होते हैं, पिरिमिडीन एंड प्यूरीन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पिरिमिडीन और प्यूरीन दो नाइट्रोजन बेस हैं, लेकिन पिरिमिडीन के अंदर 3 प्रकार के नाइट्रोजन बेस जो है वो पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। और प्यूरीन के अंदर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन कि पिरिमिडीन की अगर बात की जाती है तो पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस के अंदर एक रिंग पाई जाती है जिसका नाम है यहाँ पे पिरिमिडीन वलय। तो ये जो मैंने सर्कल किया है, इस सर्कल की नाम क्या रखा गया है? पिरिमिडीन वलय इसको नाम दिया गया है। इस पिरिमिडीन वलय में आपको याद क्या रखना है कि इसमें जो नाइट्रोजन समूह है वो कितने नंबर के कार्बन पर उपस्थित हैं। तो इसमें पहला नाइट्रोजन आपको दिख रहा है 1 नंबर पे और दूसरा आपको दिख रहा है 3 नंबर पे। इसका मतलब इसके अंदर 2 नाइट्रोजन समूह आपको देखने को मिलेंगे। तो यानी कि पिरिमिडीन प्रकार के जो नाइट्रोजन बेस होंगे उसमें आपको कितने नाइट्रोजन देखने को मिलेंगे? 2 नाइट्रोजन देखने को मिलेंगे। ये आपको याद रखना है। लेकिन अब आपने अगर केमिस्ट्री में थोड़ा सा भी देखा होगा तो केमिस्ट्री में हमने पढ़ते हैं कि बाहर के जो संरचनात्मक जो ग्रुप होते हैं उन संरचनात्मक समूहों के जुड़ने की वजह से पूरा का पूरा जो यौगिक है वो बदल जाता है। और पूरा का पूरा जब यौगिक बदल जाएगा तो नाम भी उसका क्या रखा जाता है? फिर अलग रखा जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर हम इस पिरिमिडीन वलय के अंदर और बाहरी समूह अगर ऐड कर देते हैं तो इनका नाम क्या हो जाता है? तो सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इज़ द यूरेसिल। स्टूडेंट्स पहली बात आपको याद रखना है कि यूरेसिल नाइट्रोजन बेस जो है वो केवल आरएनए में पाया जाता है। और इस यूरेसिल नाइट्रोजन बेस की इतनी सी बात है कि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा जो समूह है वो क्या जुड़ता है, वो आपको याद रखना है कि इसके अंदर क्या होता है कि 2 नंबर का जो कार्बन है वहाँ पे एक ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ जाएगा और एक 4 नंबर के कार्बन पर क्या जुड़ जाता है? ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे 2 नंबर के और 4 नंबर के कार्बन पर क्या जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ जाएगा। बाकी की सारी संरचना पिरिमिडीन वलय के जैसी है। तो इसको याद रखने की एक ट्रिक भी बनाई गई है दोस्तों, उसको आप देखेंगे। और वो ट्रिक क्या है? 420। क्या ट्रिक है ये? 420 मतलब कि इसमें 4 और 2 नंबर के कार्बन पर क्या जुड़ेगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इस ट्रिक का आप अगर आपको थोड़ी सी कठिनाई आती है स्ट्रक्चर याद रखने में तो आप इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं कि 420 का मतलब क्या है कि 4 नंबर और 2 नंबर पर क्या जुड़ेगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा। बाकी की संरचना सेम है। क्लियर बात है यहाँ पे। लेकिन ये नाइट्रोजन बेस किस में मिलता है? केवल और केवल यूरेसिल मतलब आरएनए में मिलता है। सेकंड हम बात करते हैं थाइमीन की। तो थाइमीन के अंदर क्या होगा? तो थाइमीन के अंदर इतना सा होता है कि इसमें 2 नंबर पे ऑक्सीजन है, 4 नंबर पे ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे 5 नंबर पर एक समूह जुड़ जाता है जिसका नाम है यहाँ पे मैथिल समूह। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि ये पूरी की पूरी जो संरचना है, अगर हम 5 नंबर के इस मैथिल समूह को हटा दें तो पूरी की पूरी संरचना तो यूरेसिल के जैसी है। इसका मतलब थाइमीन और यूरेसिल में केवल एक समूह का अंतर है जिसका नाम है CH3 मैथिल। तो इसलिए इसमें भी एक ट्रिक हमने यहाँ पे बनाई है कि अगर आपको थाइमीन याद रखना है तो थाइमीन को आप याद रख सकते हैं 5 मिथाइल यूरेसिल। क्या याद रख सकते हैं इसको आप? 5 मिथाइल यूरेसिल के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे? क्योंकि हमने क्या देखा कि यूरेसिल में तो बाकी की संरचना जो है वो थाइमीन के जैसी ही है, बस थाइमीन में कितना सा फर्क है कि इसमें 5 नंबर के कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है? मैथिल समूह जुड़ा हुआ है। इसलिए इसको हमने क्या नया नाम दे दिया? 5 मिथाइल यूरेसिल। स्टूडेंट्स अगर आप इस वीडियो के नोट्स बना रहे हैं तो आप साथ के साथ जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसको आप तुरंत कॉपी में लिखते चले जाएं जिससे आपको लॉन्ग लाइन जो है वो याद रह सके। तो इसको हम क्या नया नाम दे सकते हैं? 5 मिथाइल यूरेसिल। लेकिन अब हम बात करते हैं नया जो तीसरा प्रकार का जो हमारा नाइट्रोजन बेस है उसका नाम है हमारे पास साइटोसिन। साइटोसिन की स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो साइटोसिन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि इसमें 2 नंबर के कार्बन पर ऑक्सीजन मिल रहा है एंड हमारा जो 4 नंबर का कार्बन है वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? इसमें NH2 समूह। तो यानी कि ये संरचना तो बिल्कुल अलग है, यानी कि ना तो ये थाइमीन के जैसी है ना ये यूरेसिल के जैसी है। क्लियर बात यहाँ पे। तो साइटोसिन को हमें याद क्या रखना है कि इसके अंदर हमें क्या है देखने को मिलते हैं? 2 नंबर पे हमें ऑक्सीजन है और 4 नंबर पर क्या है? नाइट्रोजन है। क्लियर बात यहाँ पे। तो इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ साइटोसिन। तो ये 3 प्रकार के जो नाइट्रोजन बेस हैं वो किस
के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, पिरिमिडीन के अंदर देखने को मिलेंगे। यानी कि पिरिमिडीन में कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं? 3। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिरिमिडीन में कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, थाइमिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। लेकिन क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है कि पिरिमिडीन के अंदर डीएनए के कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस हैं, तो हम क्या बताएंगे? इसका आंसर 2, क्योंकि डीएनए में मिलता है केवल थाइमिन और साइटोसिन, लेकिन यूरेसिल किस में मिलता है? आरएनए में मिलता है। क्लियर बात यहाँ पे? फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। किसी भी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर अपने दिमाग में ना रखें, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक लेवल है जो हमें बिल्कुल स्कूल एजुकेशन पे इसको पढ़ते हैं। लेकिन अब आप सेकंड ईयर के अंदर हो, देन कॉलेज एजुकेशन है, तो थोड़ा सा हम भी उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से पहले से ऑलरेडी पता है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं भी पता है तो इस वीडियो की हेल्प से आप उसको समझ सकते हैं। सेकंड हमारे पास रिंग आती है, इसका नाम है यहाँ पे प्यूरिन। प्यूरिन की अगर इतनी सी बात की जाती है तो प्यूरिन की संरचना में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल पिरिमिडीन के जैसी है, लेकिन अतिरिक्त जो संरचना आपको दिख रही है इसके अंदर, ये अतिरिक्त संरचना ही इसको किस में कन्वर्ट कर रही है? प्यूरिन के अंदर। इसका मतलब कि प्यूरिन जो है वो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि पिरिमिडीन का ही एक संरचनात्मक रूपांतरण है। फिर आपको इसमें याद क्या रखना है? तो आप इसको याद रखेंगे कि इसमें नाइट्रोजन कितने मिलते हैं। तो इसमें 1 नंबर पे नाइट्रोजन है, 3 नंबर पे है, 7 नंबर पे है, 9 नंबर पे है। यानी कि प्यूरिन जो हमारे नाइट्रोजन बेस होंगे प्यूरिन प्रकार के, उसमें 4 नाइट्रोजन बेस हमें देखने को मिलते हैं, 4 नाइट्रोजन समूह जो है वो देखने को मिलते हैं। क्लियर बात यहाँ पे? प्यूरिन की अगर बात की जाती है तो प्यूरिन कितने प्रकार के होंगे? जब आप प्यूरिन रिंग अगर याद कर लेते हैं तो इसकी जब बाहरी संरचना में आप परिवर्तन करते हैं, तो जब आप इसके 6 नंबर के कार्बन पर क्या ऐड कर देते हैं? नाइट्रोजन NH2 समूह ऐड कर देते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एडेनिन के अंदर। और इस नाइट्रोजन बेस का नाम हम क्या रख देते हैं? एडेनिन। लेकिन यदि आप इसके 2 नंबर पर क्या ऐड कर देते हैं? NH2 समूह ऐड कर देते हैं, एंड 4 नंबर पर क्या ऐड कर देते हैं इसके अंदर? 6 नंबर पर आप इसमें क्या ऐड कर देते हैं? ऑक्सीजन। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्वानिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि प्यूरिन कितने प्रकार के होते हैं? एडेनिन और ग्वानिन। स्टूडेंट्स, ये दोनों के दोनों जो एडेनिन और ग्वानिन है वो मिलते किस में? आरएनए में भी मिलेंगे और डीएनए में भी मिलते हैं। क्लियर बात यहाँ पे? ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि टिपिकल पार्ट है, क्योंकि इनकी जो संरचना आपको एज इट इज़ याद रखनी होती है। इसमें ना कोई हम ट्रिक बता सकते हैं, ना कोई हम इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। हम केवल इसको वर्बली समझा सकते हैं कि ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है। बाकी आपको रिमेन जो स्ट्रक्चर है वो याद रखनी पड़ेगी एज इट इज़। फिर भी मैंने आपको 3 ट्रिक इसमें बताई है कि हम यूरेसिल को 420 के नाम से याद रख सकते हैं, थाइमिन को 5 मिथाइल यूरेसिल बोल सकते हैं, एंड साइटोसिन जो है वो डीएनए एंड आरएनए दोनों में पाया जाता है। प्यूरिन की अगर बात की जाती है तो प्यूरिन के अंदर 4 नाइट्रोजन ग्रुप मिलते हैं, पिरिमिडीन में 2 नाइट्रोजन ग्रुप मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये नाइट्रोजन ग्रुप जो है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार के होते हैं, पिरिमिडीन एंड प्यूरिन। पिरिमिडीन 3 प्रकार के नाइट्रोजन बेस रखता है और प्यूरिन 2 प्रकार के नाइट्रोजन बेस रखता है। अब हम आगे बात करेंगे फॉस्फेट ग्रुप के बारे में। फॉस्फेट ग्रुप के बारे में बात करने से पहले हम एक बार शुगर की भी बात कर लेते हैं। शुगर का मतलब शर्करा। शर्करा यहाँ पे हमारे पास जो मिलती है दोनों के प्रकार के अंदर आरएनए और डीएनए में, वो होती है यहाँ पे पेंटोज शुगर, मतलब 5 कार्बन की शर्करा होती है, इसलिए इसको हमने नाम क्या रखा है? पेंटोज शुगर। स्टूडेंट्स, जो भी शर्करा 5 कार्बन की होती है उसको हम बोलते हैं पेंटोज। क्लियर बात है? यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आरएनए के अंदर कैसी मिलती है। तो आरएनए के अंदर जो शर्करा मिलती है वो होती है राइबोज शुगर। राइबोज शुगर का सीधा सा मतलब है कि ये सबसे सिंपल फॉर्म है। राइबोज नाम की एक शर्करा मिलती है, उसका ये सबसे सिंपल फॉर्म है, सबसे सिंपल रूप है। आपको केवल इतना सा याद रखना है कि जो राइबोज शुगर होती है उस राइबोज शुगर के अंदर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर जो कार्बन है उन पे हमें OH ग्रुप देखने को मिलता है। कौन सा ग्रुप? OH ग्रुप। ये आपको याद रखना है बस इतना सा कि इसके अंदर 1 नंबर, 2 नंबर एंड 3 नंबर पर क्या देखने को मिलेगा हमें? OH ग्रुप आरएनए के अंदर। बाकी के स्ट्रक्चर एज इट इज है। ये स्ट्रक्चर भी आप खुद बनाना सीखेंगे। 1-2 बार अगर आप इसको रफ कॉपी में बनाएंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। सेकेंड हम बात करते हैं यहाँ पे जो है वो है डीएनए।
तो डीएनए का जो फुल फॉर्म है वो होता है, इसका नाम डीऑक्सीराइबोस शुगर यहाँ पे हमें देखने को मिलती है डीएनए के अंदर। और डीएनए की अगर बात की जाती है तो यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस शुगर जो मिलती है उसमें इतना सा अंतर होता है कि यहाँ पे 1 नंबर और 3 नंबर पर क्या मिलता है, OH ग्रुप मिलता है। इसका मतलब 2 नंबर पर हमें OH ग्रुप जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। इसी वजह से इसका नाम हमने यहाँ पे क्या रखा है, डीऑक्सीराइबोज। स्टूडेंट्स, डीऑक्सीराइबोज का सीधा सा मतलब है कि ऑक्सीजन समूह का हटना। डी शब्द जहाँ भी आ जाएगा उसका मतलब होता है अलग होना। तो डीऑक्सीराइबोज का मतलब क्या होगा कि इसमें ऑक्सीजन समूह हट जाएगा, लेकिन नंबर हमें याद रखना है कि किस नंबर पर हटेगा, तो वो है यहाँ पे 2 नंबर। यानी कि डीएनए के अंदर जो 2 नंबर का कार्बन है वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, केवल हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्सीजन तो वहाँ पे मिलेगी ही नहीं। तो ये इतना सा जो डिफरेंस है वो हमें देखने को मिलता है आरएनए और डीएनए की शर्कराओं में। इसलिए आरएनए को हम बोलते हैं केवल राइबोज और डीएनए की शर्करा को हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज, क्योंकि वहाँ पे 2 नंबर के कार्बन से ऑक्सीजन समूह हट जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे पेंटोज शुगर के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप की। फॉस्फेट ग्रुप की अगर बात की जाती है तो यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप मिलता है वो होता है H3PO4। ये आपको याद रखना है कि जो हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं उसमें जो हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप मिलता है वो कौन सा होता है, H3PO4। उसकी संरचना आपको इस चित्र में दिखाई गई है, वो भी आपको एज इट इज़ याद रखनी है। दूसरी बात, इस H3PO4 या इस फॉस्फेट ग्रुप की वजह से ही जो हमारा डीएनए होता है उसका जो आवेश होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए के ऊपर जो ऋणात्मक आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो किसकी वजह से होता है, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से होता है। क्लियर बात यहाँ पे। और ये फॉस्फेट ग्रुप दोनों में ही मिलता है, आरएनए में भी मिलेगा और डीएनए में भी मिलता है। तो इस तरीके से हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो 3 प्रकार की चीज़ों से मिलकर बना होगा, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे आगे आपको दिखाया गया है एग्जाम्पल कि हम कैसे लिखेंगे एक न्यूक्लियोटाइड को आरएनए के अंदर और डीएनए के अंदर। सबसे पहले एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास आरएनए का। तो हमने माना कि हमने एडिनोसिन जो है वो नाइट्रोजन बेस आरएनए के अंदर देखा है। स्टूडेंट, दिमाग थोड़ा सा आपको इतना सा लगाना है कि चारों प्रकार के नाइट्रोजन बेस सब में मिलेंगे। हम यहाँ पे केवल एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, बाकी के 3 जो नाइट्रोजन बेस हैं उसके नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे अगर आपको ये समझ में आ गया है। हम यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल ले रहे हैं दोनों का कि हम न्यूक्लियोटाइड को और न्यूक्लियोसाइड को कैसे लिखेंगे। बाकी के बचे हुए जो 3 हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरएनए की। तो आरएनए के अंदर क्या होता है, आरएनए के अंदर हमने एग्जांपल लिया कि एडेनिन जो है वो क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस है। तो जब एडेनिन से राइबोज शुगर अटैच हो जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एडिनोसिन के अंदर, और एडिनोसिन एक प्रकार का न्यूक्लियोसाइड है, नॉट ए न्यूक्लियोटाइड, ध्यान रखना ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जब इस एडिनोसिन से ऐड हो जाता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडिनिलिक एसिड के अंदर, और ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। क्लियर बात यहाँ पे। तो इसी तरीके से आप बचे हुए जो हमारे नाइट्रोजन बेस हैं, साइटोसिन है, यूरेसिल है और गुआनिन है, ये आरएनए के लिए बोल रहा हूँ मैं। उसमें से आप तीनों के मुझे कमेंट बॉक्स में नाम लिख के बताओगे कि इसका न्यूक्लियोसाइड तो क्या बनेगा और इसका न्यूक्लियोटाइड क्या बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं डीएनए के अंदर। तो डीएनए भी हमने क्या लिया है, यहाँ पे एडेनिन लिया है, और डीएनए के अंदर जो शुगर ऐड होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर, और ये कन्वर्ट हो जाता है फिर डीऑक्सी एडिनोसिन के अंदर, और ये एक प्रकार का न्यूक्लियोसाइड है। जब डीऑक्सी एडिनोसिन से फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड के अंदर, और ये क्या है, एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड है। बाकी के अंदर भी आप ऐसे ही ऐड करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि डीएनए और आरएनए है, वही 2 प्रकार के जो हैं टाइप हमें देखने को मिलते हैं कि न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। अब हम इसके बाद में हम देखेंगे बिल्कुल एज इट इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो बेसिक डिटेल्स है कि डीएनए और आरएनए किससे मिलकर बना होता है, किसने इसकी डिस्कवरी की है, वो अच्छे से समझ में आई है। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर की बात।
तो थोड़ा सा हिस्ट्री पॉइंट वापस स्टार्ट हो गया। डीएनए की खोज जो है वो मिस्चर ने की थी। जैक्रिस ने डीएनए नाम दिया है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, डीएनए नाम किसने दिया है? जैक्रिस ने दिया है। जबकि अलग साइंटिस्ट हैं विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने जिस तकनीक के द्वारा डीएनए को देखा था उस तकनीक का नाम क्या है? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा डीएनए का अध्ययन किन वैज्ञानिक ने किया था? विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने। जबकि वॉटसन व क्रिक ने डीएनए की संरचना जो है वो सबसे पहले डिस्कवर की थी 1953 के अंदर, 1953 में। और इसकी वजह से इन तीनों साइंटिस्टों को, वॉटसन, क्रिक एंड जो विल्किंस थे, उनको क्या दिया गया है? नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम जो डीएनए मॉडल पढ़ते हैं वो किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है? तो वो दिया गया है वॉटसन व क्रिक के द्वारा, जिसकी डिस्कवरी कहाँ की गई थी? 1953 में की गई थी। क्लियर बात यहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के अंदर थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना है कि डीएनए जो है, स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की अगर बात की जाती है तो डीएनए के स्ट्रक्चर को आप याद कैसे रखेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने सबने देखी होगी रस्सी। रस्सी की अगर हम बात करते हैं तो रस्सी को आपने जब देखा होगा तो जब हम उसको खोलते हैं रस्सी को, तो वो खुलने के बाद में बिल्कुल कुंडलित संरचना में कन्वर्ट हो जाती है। या अगर आपने रस्सी नहीं देखी तो आपने फीमेल की जो चोटी बनी हुई होती है वो देखी होगी, वो भी बिल्कुल कुंडलित संरचना होती है। तो एज इट इज स्ट्रक्चर होती है हमारे डीएनए की। ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हम हमारी डेली लाइफ होती है उसके अंदर देखते हैं। तो बिल्कुल एज इट इज स्ट्रक्चर होती है हमारे डीएनए की, उनके जैसी ही। तो अगर हम उसमें से एक लाइन अगर हटा लें, तो जब हम उस लाइन की स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि वो लाइन जो है वो किससे मिलके बनी है? वो लाइन मिलके बनी है फॉस्फेट ग्रुप, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। जब हम उस एक लाइन को खोलते हैं, आपको मैं एक बार डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि वो लड़ी ऐसी होती है कुछ। जब आप किसी भी फीमेल की चोटी या रस्सी के बारे में बात करते हैं तो वो बिल्कुल एज इट इज़ हमें दिखती है। तो इसमें से हमने एक सिंगल लाइन देखी है। तो जब हम इस सिंगल लाइन की स्टडी करते हैं तो हमने क्या देखा कि इस सिंगल लाइन में हमें क्या क्या मिलता है? फॉस्फेट ग्रुप मिलता है, शुगर मिलता है, नाइट्रोजन बेस मिलता है। तो साइंटिस्टों ने बिल्कुल उसकी स्टडी की, तो उन्होंने यही जो अध्ययन है वो किया। तो उन्होंने क्या देखा कि हाँ, कि एक लाइन जो होती है वो बिल्कुल एज इट इज ऐसे की ऐसी होती है कि एक तरफ फॉस्फेट होगा, शुगर होगा, नाइट्रोजन बेस होगा। लेकिन जब उन्होंने दूसरी लड़ी की स्टडी की तो उन्होंने क्या देखा कि जो सेकंड लाइन होती है वो सेकंड लाइन पहले वाली लाइन के क्या होती है? बिल्कुल उल्टी होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका इतना सा मतलब है कि अगर उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऊपर की तरफ मिलता है तो इस सेकंड जो लाइन होगी उसमें फॉस्फेट ग्रुप कहाँ मिलेगा? हमें नीचे की तरफ मिलेगा। ओहो, बहुत ईजी है ये तो, और सही बात है, सबसे ईजी टॉपिक है। तो इस वजह से इस हमारी जो डीएनए की स्ट्रक्चर है उसको क्या बोला जाता है कि डीएनए कैसा होता है? एंटी पैरेलल होता है, प्रति समानांतर होता है। एंटी का मतलब होता है विपरीत और पैरेलल का मतलब बिल्कुल एज इट इज। क्लियर बात यहाँ पे। लेकिन साइंटिस्टों को अभी भी थोड़ा सा डाउट रहा कि यार ये आपस में अटैच कैसे होती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि आपस में अटैच कैसे होती हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो नाइट्रोजन ग्रुप आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि इसमें आपको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ साइटोसिन, सी का मतलब है साइटोसिन, और ब्लैक कलर से आपको मैं दिखा रहा हूँ इसके अंदर जी का मतलब है ग्वानिन, कि ये जो नाइट्रोजन बेस हैं ये आपस में क्या होते हैं? एक बॉन्ड के द्वारा अटैच होते हैं। उस बॉन्ड को यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ येलो कलर से, और जैसे कि आपको दिख रहा है 3 लाइनें। ओहो, ये तो बहुत ईजी है कि ये जो दोनों के दोनों नाइट्रोजन बेस हैं वो आपस में एक बॉन्ड के द्वारा अटैच होते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों लाइनें आपस में क्या हो जाती हैं? बिल्कुल चिपकी रहती हैं। और इन बॉन्ड को हम बोलते हैं, यहाँ पे जो नाम हम देते हैं उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि दो नाइट्रोजन बेस आपस में किस बंध की सहायता से जुड़े हुए रहते हैं? हाइड्रोजन बंध की सहायता से। और इस हाइड्रोजन बंध की लंबाई कितनी होती है? 2.8 एंगस्ट्रम से लेकर 3 एंगस्ट्रम होती है। क्लियर बात यहाँ पे। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो जो लाइनें हैं, इन लाइनों को हम यहाँ पे बोलते हैं, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इन दोनों लाइनों को जो मैंने अभी ड्रॉ की थी, इन लाइनों को हम क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं। पॉली नाम यहाँ पे क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया? पॉलीन्यूक्लियोटाइड।
तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में किसकी सहायता से जुड़ी हुई रहती हैं, तो आप आंसर देंगे कि आपस में ये हाइड्रोजन बंध की सहायता से जुड़ी हुई रहती हैं, जो कि दो नाइट्रोजन बेस के मध्य पाया जाता है। क्लियर बात। नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट इतना सा है कि ये तो हमारे समझ में आ गया कि हाँ दो नाइट्रोजन बेस की सहायता से ये आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब ये जो नाइट्रोजन बेस है ये भी तो किसी से जुड़ा हुआ है, और बिल्कुल सही बात है, जुड़ा हुआ है। तो हमने क्या देखा कि ये जो नाइट्रोजन बेस आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ जी, ये जुड़ा हुआ है किससे, इस शर्करा से। एस का मतलब है यहाँ पे शर्करा। तो यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही है, ये भी एक प्रकार का बंध है। ओहो, इस बंध का नाम क्या है, तो इस बंध का नाम है ग्लाइकोसिडिक बंध। यानी कि एक नाइट्रोजन बेस एक शर्करा से किस बंध की सहायता से जुड़ा हुआ रहता है, ग्लाइकोसिडिक बंध की सहायता से जुड़ा हुआ रहता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट, चलो ये भी हमारे समझ में आ गया कि नाइट्रोजन बेस और शर्करा आपस में जुड़ गई, लेकिन ये फॉस्फेट ग्रुप और शर्करा कैसे जुड़ी हुई हैं, ये भी तो हमें समझना है। बिल्कुल सही बात है, समझना जरूरी है। तो हमने क्या देखा कि ये जो शर्करा है, एस का मतलब है यहाँ पे शर्करा और ये पी का मतलब है फॉस्फेट ग्रुप, ये आपस में किसकी सहायता से जुड़े हुए रहते हैं, तो इसका बंध का नाम यहाँ पे हम देते हैं फॉस्फोएस्टर बंध। यानी कि एक फॉस्फेट ग्रुप और एक शर्करा के मध्य पाया जाने वाला जो बंध होता है उसका नाम होता है फॉस्फोएस्टर बंध। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो बहुत ईजी था, हमने तुरंत यहाँ पे देख लिया कि हाँ एक फॉस्फोएस्टर बंध है इसमें। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक चेन के अंदर, यानी कि जो एक चेन ये है, इस एक चेन के अंदर हमें किनारों के ऊपर ध्यान रखना स्टूडेंट्स, किनारों का मतलब है जो जहाँ पे फॉस्फेट मिलेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे फॉस्फेट मिल रहा है, तो किनारों का इतना सा मतलब है कि यहाँ पे हमें फॉस्फेट मिल रहा है, तो किनारों के ऊपर हमें कौन सा बंध देखने को मिलेगा, फॉस्फोएस्टर बंध। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे कि किनारों के ऊपर कौन सा बंध देखने को मिलता है हमें, फॉस्फोएस्टर बंध। इसका मतलब बीच में कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल सही बात है, गड़बड़ है। क्या है तो देखते हैं कि बीच में हमें जो बंध मिलता है उसका नाम है यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बंध। इसका मतलब क्या हुआ, डाई नाम क्यों आ गया यहाँ पे, तो डाई नाम इसलिए आया है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये ऊपर वाली शुगर से भी अटैच है और नीचे वाली शुगर से भी अटैच है, इसलिए यहाँ पे दो बंध एक साथ बन रहे हैं, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, फॉस्फोडाइएस्टर बंध। क्लियर बात यहाँ पे। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि एक न्यूक्लियोटाइड चेन आपस में किस बंध की सहायता से अटैच होती है, आपस का मतलब है खुद में, मतलब वो जो चेन है वो किस बंध से अटैच है जब जाके वो चेन बनी है, तो उस बंध का नाम आप यहाँ पे देंगे फॉस्फोडाइएस्टर बंध। क्लियर बात है यहाँ पे। आपको मैं एक बार डायग्राम से भी समझा देता हूँ कि ये एक लाइन है, यहाँ पे बीच में फॉस्फेट मिलेगा, देन फिर लाइन आ जाएगी, यहाँ पे शुगर होगा, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन बेस है। तो चेन तो इस लाइन से इस लाइन की वजह से बनी हुई ना ये चेन, तो यानी कि यहाँ पे जो बंध मिलेगा वो बंध कैसा होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बंध होगा। क्लियर बात यहाँ पे। इसीलिए इस फॉस्फोडाइएस्टर बंध को हम क्या बोलते हैं, डीएनए की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है इसको। ध्यान रखना, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं इसको। क्लियर बात है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें, फॉस्फोडाइएस्टर बंध। सेकेंड पॉइंट कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये इस शर्करा के 5 नंबर के कार्बन से अटैच है, इसलिए इस वाले सिरे को हम बोलते हैं 5 प्राइम। इसको आप डैश नहीं बोलेंगे कभी भी, अगर आप डैश बोल रहे हैं ये आपकी मूर्खता का प्रमाण है। इसको हम बोलते हैं प्राइम। ये जो आपको लाइन दिख रही है ना 5 के ऊपर, इसको बोलते हैं प्राइम। तो ये 5 प्राइम होता है। और 5 प्राइम क्यों है, क्योंकि इसमें 5 नंबर के जो कार्बन है उससे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो इसी वजह से जो डीएनए है उसकी हमारी जो दिशा हो जाती है वो 2 प्रकार की हो जाती है कि एक लाइन में ऊपर की तरफ मिलेगा 5 और नीचे की तरफ मिलता है 3। तो जो सेकेंड लाइन होती है जो कि एंटी पैरेलल है, तो इधर मिलेगा 3 और इधर क्या मिलता है हमें 5। क्लियर बात यहाँ पे। इसमें बिल्कुल भी रटने का कोई भी पॉइंट नहीं है, कि रटने का इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें हमें जो देखने को मिलता है वो बिल्कुल समझने की वजह से देखने को मिल रहा है कि जब आप एक लाइन में 5 और 3 मिल रहे हैं तो जस्ट जो हमने बोला है कि एंटी पैरेलल है, दूसरी लाइन उसके उल्टी है, तो उधर क्या मिलेंगे हमें, 3 और 5 मिलेंगे। क्लियर बात यहाँ पे। अभी 3 5 का क्या सतुना है वो देखते हैं हम कि 3 हमने इसको क्यों बोला, क्योंकि 5 तो हमारे समझ में आ गया कि हमारे 5 नंबर के कार्बन से फॉस्फेट अटैच हुआ है, तो 3 का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 3 आपको दिख रहा है ये इसके लिए दिख रहा है OH के लिए।
क्योंकि डीएनए के अंदर आपने देखा होगा 3 नंबर के कार्बन पर OH ग्रुप मिलता है। तो इसी वजह से हमारे डीएनए की जो दिशा होती है वो कैसी हो जाती है, 5 प्राइम और 3 प्राइम की दिशा में इसको समझा जाता है। जब एक लाइन में 5 प्राइम और 3 प्राइम मिल रहे हैं तो दूसरी लाइन जब बनती है तो वो किससे बनेगी, 3 प्राइम और 5 प्राइम से, क्योंकि उल्टी होती है वो। तो इस तरीके से हमारे डीएनए के अंदर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर जो है वो डीएनए की कुछ इस प्रकार की होती है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रही है। दूसरी बात, यहाँ पे आपको कितने बंद देखने को मिल गए, हाइड्रोजन बॉन्ड हमें देखने को मिल गया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्लियर बात यहाँ पे। इस डायग्राम को आप एक बार खुद कॉपी में बनाइए अच्छे से और बहुत इजी वे में समझ में आएगा। ये सबसे इजी टॉपिक है ये। अगर हम बायोलॉजी में कुछ पढ़ते हैं, बॉटनी में कुछ पढ़ते हैं, तो सबसे इजी टॉपिक है ये हमारा। क्लियर बात है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट कि डीएनए के अंदर 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस मिलते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। डीएनए कैसा होता है, द्विरज्जुकी होता है। स्टूडेंट्स, द्विरज्जुकी का मतलब क्या होता है कि जब 2 स्ट्रैंड आपस में मिलती है तो इसको बोलते हैं द्विरज्जुकी कंडीशन। तो ये भी हमें याद रखना है कि डीएनए कैसा होता है, द्विरज्जुकी होता है, और साथ में कैसा होता है, एंटी पैरेलल होता है। वो भी हमने जस्ट अभी आपको बताया था। शुगर और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड मिलता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। 2 नाइट्रोजन बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है। एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, वो अब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डबल बॉन्ड और एक होता है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमेशा यानी कि एक तरीके से मैं आपको कहूँ कि ये तो आपको रटना पड़ेगा कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, डबल बॉन्ड होगा। और जो साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में जो बंध बनेगा वो कैसा होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि एडेनिन और जब ए और टी आपस में जुड़ेंगे तो डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे, और सी और जी आपस में जुड़ेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेंगे। क्लियर बात है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, तो जब हम इस पूरी स्ट्रक्चर की स्टडी कर लेते हैं तो पूरी स्ट्रक्चर की स्टडी करने के बाद हमने क्या देखा कि कुछ डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार की देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बोला था कि इसमें जो हम डीएनए पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं वॉटसन व क्रिक के द्वारा दिखाया गया, और वॉटसन व क्रिक ने 20 प्रकार का डीएनए दिखाया था। तो इस तरीके से जब हमने डीएनए की स्ट्रक्चर की तो हमने देखा कि बिल्कुल एज इट इज एंटी पैरेलल दिख रहा है, इधर 3 प्राइम है तो इधर 5 प्राइम है। लेकिन यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ दिख रहा होगा 20 एंगस्ट्रोम। ये 20 एंगस्ट्रोम इस डीएनए का क्या है स्टूडेंट्स, व्यास है। क्लियर बात यहाँ पे, ये 20 एंगस्ट्रोम इस डीएनए का क्या है, व्यास है। नेक्स्ट पॉइंट कि इस डीएनए के अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक, जब ये डीएनए आपस में घूमता है, मतलब एक दूसरे के पास में जब ये घूम के निकलता है तो एक कुंडली बन जाती है। इस कुंडली के अंदर जो नाइट्रोजन बेस होते हैं इसकी संख्या भी क्या होती है, फिक्स रहती है। वो हमें याद रखना है कि इस कुंडली के अंदर कितने नाइट्रोजन बेस मिलेंगे, हमें 10 बेस पेयर मिलेंगे। इस डायग्राम में आपको नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन आपको मैंने अभी जस्ट बनाया, तो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आपको याद रखना है कि इस कुंडली के अंदर कितने मिलेंगे, हमें 10 नाइट्रोजन बेस मिलेंगे एक के अंदर। एक नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में, मतलब ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली और ये वाली, इसके बीच में जो हमें डिस्टेंस मिलती है वो कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। यानी कि 2 नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 3.4। तो अगर 10 नाइट्रोजन बेस मिल रहे हैं एक कुंडली के अंदर तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 34 एंगस्ट्रॉम। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है, हेलिक्स की लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में मैं आपको बार बार कह रहा हूँ 10 नहीं दिख रहे हैं, आप खुद एक बार कोशिश करेंगे, देन कोशिश करने के बाद में जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है इसमें आपको मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ, ये टोटल 10 होंगे इसके अंदर। ये कुल कितने होंगे, 10। तो यानी कि एक हेलिक्स की जो लंबाई हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी, एक हेलिक्स की लंबाई हमारे पास आएगी 34 एंगस्ट्रॉम, और 2 के बीच की लंबाई कितनी आएगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्लियर बात। डायमीटर कितना होता है डीएनए का, 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी किससे मिलकर बनी होती है, फॉस्फेट और शुगर से, जो जस्ट आपको मैंने पीछे बताया था अभी। इसके बाद में ये मॉडल कौन सा है, वॉटसन व क्रिक के द्वारा दिखाया गया मॉडल है जो कि बी डीएनए है। वॉटसन व क्रिक ने जिस डीएनए की स्टडी की थी वो कौन सा था, बी डीएनए था। तो इट इज़ द स्ट्रक्चर। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि शुगर व फॉस्फेट से फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। डीएनए के अंदर 2 फॉस्फोएस्टर बॉन्ड मिलेंगे, एक लाइन में एक और दूसरी लाइन में एक।
एक बेस पेयर के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं? 2 न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होंगे। ये आपको याद रखना है कि एक बेस पेयर के अंदर, पेयर का मतलब जैसे कि मैंने कहा एक एडेनिन है और एक थाइमिन है, ये पेयर हो गया। तो एक लाइन इससे अटैच है और एक लाइन इससे अटैच है। इसका मतलब जब हम एक बेस पेयर की बात करते हैं तो एक बेस पेयर में कितने न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं? 2 न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि एक बेस पेयर के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? 2 न्यूक्लियोटाइड है। क्लियर बात यहाँ पे, ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए 2 प्रकार का होता है, राइट हैंडेड डीएनए और लेफ्ट हैंडेड डीएनए। राइट हैंडेड जो डीएनए होता है वो क्लॉकवाइज होता है, मतलब जो हमारी घड़ी की दिशा होती है उसके जैसा होता है वो। और राइट हैंडेड डीएनए कितने प्रकार के होते हैं? ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और डी डीएनए। मतलब 4 प्रकार के डीएनए कैसे होते हैं? राइट हैंडेड होते हैं। एकमात्र डीएनए है जो कि लेफ्ट हैंडेड है, उसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा के विपरीत जो डीएनए घूमता है उसको हम बोलते हैं जेड डीएनए। ये आपको याद रखना है एज इट इज, एक तरीके से हम कह रटना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसको हम ऐसे वीडियो में तो नहीं समझ सकते। तो आपको याद क्या रखना है कि राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड डीएनए 2 प्रकार के होते हैं। अभी जो हमने बी डीएनए पढ़ा है वो कैसा डीएनए है? राइट हैंडेड है और क्लॉकवाइज है। क्लियर बात है यहाँ पे, यानी कि वॉटसन व क्रिक ने जिस डीएनए की स्टडी की है वो कैसा है? राइट हैंडेड एंड क्लॉकवाइज डीएनए है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है एक थोड़ा सा कंपैरिजन, आपको बताया हुआ है कि राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड में क्या फ़र्क होता है। तो राइट हैंडेड में हमने पढ़ा है बी डीएनए। बी डीएनए का डायमीटर कितना होता है स्टूडेंट्स? 20 एंगस्ट्रोम होता है। 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस होती है 3.4 एंगस्ट्रोम। तो टोटल हेलिक्स की लंबाई हो जाएगी 34, क्योंकि एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर मिलते हैं? 10। और इसकी जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो कैसी होती है? रेगुलर होती है, बिल्कुल इसको बोलते हैं रेगुलर। लेकिन जेड डीएनए की जब बात की जाती है तो जेड डीएनए का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? 18.4 एंगस्ट्रोम, मतलब इससे छोटा होता है। हेलिक्स के बीच में, मतलब जो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 3.75 होती है, मतलब ज़्यादा होती है डिस्टेंस। हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है? 45.6 एंगस्ट्रोम, क्योंकि इसके एक हेलिक्स में कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं? 12 नाइट्रोजन बेस होते हैं। और इसकी जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो कैसी होती है? जिग जैग होती है। तो क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि जिग जैग डीएनए किसे कहते हैं? जेड डीएनए को कहते हैं, जो कि कैसा होता है? लेफ्ट हैंडेड होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो आप इसकी कंपैरिजन टेबल को अच्छे से एक बार देख लीजिए, बहुत बार पूछी जाती है, ये बहुत बेनिफिशियल भी है। इसके बाद में एक नियम आता है हमारे पास, उस नियम का नाम है चारगाफ रूल। चारगाफ नियम इतना सा बोलता है कि डीएनए के अंदर प्यूरिन और पिरिमिडिन की जो मात्रा होगी वो क्या होगी? बराबर होगी। मतलब एक डीएनए के अंदर जितना प्यूरिन होगा उतना ही क्या होगा? एडेनिन होगा। यानी कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्यूरिन कितने प्रकार के होते हैं? जस्ट हमने अभी पीछे पढ़ा था, प्यूरिन होते हैं 2 प्रकार के, एडेनिन और गुआनिन। और पिरिमिडिन कितने प्रकार के होते हैं? तो पिरिमिडिन होते हैं हमारे पास 2 प्रकार के, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो जितने एडेनिन होगा तो उतना ही क्या होगा? थाइमिन होगा। जितने ग्वानिन होंगे उतने ही क्या होंगे? साइटोसिन होंगे। और इसी नियम को हम बोलते हैं चारगाफ नियम। स्टूडेंट्स, ये नियम केवल और केवल डीएनए के लिए लागू होता है, यानी कि ये नियम जो है वो आरएनए के लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? उसका रीज़न इतना था क्योंकि आरएनए जो है वो कैसा होता है? एक रज्जुकी होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और सिंगल स्टैंडर्ड के अंदर हम कभी भी हमारी वैल्यू की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो ये आपको याद रखना है, चारगाफ नियम किसके लिए होता है? डीएनए के लिए होता है। इसका मतलब क्या होता है कि प्यूरिन और पिरिमिडिन की जो मात्रा है वो डीएनए में बराबर होती है। इसका मतलब A+G और C+T का अनुपात क्या आता है? 1 आता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि डीएनए के लिए A+G एंड C+T का अनुपात कितना होता है? 1 होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? चारगाफ नियम बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट रह जाते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आपको कस्तूरी देवी की क्लासेज टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट।